तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जीएल के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा एग्जाम में सिलेक्टेड चयनित अभ्यर्थियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ग्रेड 2 संस्कृत शिक्षा में सिलेक्शन के बाद जो है उसके बाद यानी तत्पश्चात हमने फर्स्ट ग्रेड के बच्चों से आपको मिलवाना जो है वो शुरू किया। और निश्चित तौर पर 11 सीट्स पर 6 बच्चों का चयन अपने आप में बहुत कुछ कहता है, परिणाम बोलता है। और उसी कड़ी में आज एक ऐसे अभ्यर्थी के साथ जो है मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और निश्चित तौर पर जब आप उनकी कहानी सुनेंगे, जब आप उनकी है ना लाइफ से रूबरू होंगे, तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है ना खुद की गलतियों के कारण नहीं, सिस्टम जो है उसकी गलतियों के कारण या यूं कहिए कि परिस्थितियों के कारण जो है बार बार अगर अपने आप को जो है हालातों से समझौता करते हुए पाता है, फिर खड़ा होता है ना हर हार के बाद। और उसके बाद है ना अपने मुकाम तक जो है वो पहुंचता है। तो निसंदेह जो है वो सारे इंटरव्यू जो मैंने किए पिछले 4-5 सालों में जो है, और इनकी सक्सेस स्टोरी जो है कुछ खास है, कुछ खास बनाती है इनको। जो है मेरे साथ स्टूडियो में इस समय उपस्थित है वो अभ्यर्थी जिनको किसी परिचय जो है उसकी जरूरत नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे नए दर्शकों को आप अपना परिचय जो वो दें। थैंक यू सर। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और मैं मूलतः मैया वाली गांव है मेरा, और हाल फिलहाल हम श्री गंगानगर रहते हैं। ठीक है, श्री गंगानगर से हैं आप जो हो। बहुत सारी चीजें जो हैं हम देखते हैं कि आप ने अब तक कितने कंपटीशन दिए या कितनी बार आपके साथ क्या-क्या हुआ। तो संक्षेप में जो आप अपनी यात्रा के बारे में जो बताएँगे? जी सर, तो जी हेल्प में मेरी यात्रा शुरू हुई थी 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को। जी सर, उस समय हमारा एक ऑनलाइन बैच चला था फर्स्ट ग्रेड का, और मैं उस टाइम जो है बीएड फर्स्ट ईयर में था। ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर में थे जी आप। सर, और साथ में ही मैं उस टाइम जो है कोटा यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से एमए भी कर रहा था। वो हम बीएड और एमए आपकी साइमल्टेनियस चल रही थी। चल रही थी, एक साथ चल रही थी। 2019 में मेरी एमए शुरू हुई थी और 2020 में बीएड शुरू हुई थी। 1 ठीक साल है, का गैप था। ठीक है। वो बैच हमारा ऑनलाइन था, और गूगल मीट पे तब क्लासेस हुआ करती थी। बहुत छोटा, उस समय के हिसाब से बहुत छोटा बैच था, 90-100 कैंडिडेट थे हम। और वहाँ से लेके और 18 महीने वो बैच हमारा चला था। ठीक है, 11 तो अक्टूबर। उस बैच में आई थिंक आपका सिलेक्शन हो चुका था? हाँ जी सर, उस बैच में ठीक है। मेरा पूरा उस बैच में जो है वो लगभग 300 कुछ सीट्स थी। जी सर, 342 342 सीटें थी। और 2 रोल नंबर जो हैं आरपीसी ने अलग से जो हैं प्रकाशित किए थे। उनमें से एक आपका था, क्या माजरा था वो? सर, आरपीएससी का एक रूल है नोटिफिकेशन में कि जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है, जिस भर्ती में आप, जैसे 11 और 14 अक्टूबर को हमारा एग्जाम था 2022, तो 14 अक्टूबर से पहले पहले एमए और बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मेरा बीएड का रिजल्ट तो 10 अक्टूबर की शाम को आ गया था, लेकिन मेरा मास्टर्स का सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया था। उसकी वजह से जब मैं सिलेक्ट हुआ और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा था, तो वहाँ उन्होंने मुझे लिखित में ये दिया कि एमए का रिजल्ट जो है वो परीक्षा की तिथि तक ना आने के कारण आपको डिबार किया जाता है आपको बाहर। डीबार किया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा जो एमए और बीएड दोनों एक साथ कर रहा था, सिलेक्शन ले लेता है और उसके बाद जो है उसको डीबार कर दिया जाता है नियमों की वजह से। और नियम अपनी जगह सही भी हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन अ, एक हम दौर से गुजरते हैं, एक स्थिति से गुजरते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे सँभाला आपको सर, अपने आप को? उस समय एक बड़ी समस्या तो ये रही कि उसमें मेरी इंडिविजुअल, मुझे हर दिन ये लगता था कि मेरी इंडिविजुअल कोई गलती नहीं थी। एमए का जो कोर्स 2 साल में पूरा होना चाहिए, वो कोविड की वजह से साढ़े 3 साल में मुझे डिग्री मिली थी। और
मतलब लगातार 18 महीने की लंबी तैयारी थी, बहुत अच्छी तैयारी थी। हर दिन यही सोचा था कि राजस्थान टॉप करेंगे, रैंक के लिए हमेशा सोचा था और यहाँ आने के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा मज़बूत होती गई। फिर जब नहीं हुआ तो एक बार की तो ऐसे हुआ, नवंबर में मैं यहाँ से सीकर पढ़ाने चला गया था, 5-6 महीने मैं वहीं वहीं पढ़ा रहा था। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, वापस आया, तब तक ये उम्मीद थी कि शायद कोर्ट मेरी बात सुनेगा। मैं इसके तो लिए कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं सर, मैंने देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम दूसरे की गलतियां या सिस्टम की गलतियों के कारण जो हैं पीछे रह जाते हैं। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का परिणाम कोविड में कॉपी इधर उधर हो जाने के कारण बहुत लेट आया, 3.5 साल में आया और उसकी सजा इनको मिली ना। वीरेंद्र तो हो सकता है कि एक उदाहरण हो, और बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको इस चीज के कारण जो बहुत कुछ खोना पड़ा होगा। यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, है ना, अगर इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरी बात उन तक पहुंच रही है ना, शायद हो सकता है कि सब स्थितियां कुछ ऐसी बनी हो कि परिणाम घोषित करना जो है वो ना संभव हुआ हो, लेकिन 3.5 साल तक किसी बच्चे को उसका परिणाम जो है वो नहीं देना और उसके कारण उसके हाथ से गवर्नमेंट जॉब जो निकल जाना। और मैंने जहां तक आपके केस में सुना पढ़ा, बहुत सारे बच्चे थे उसमें, पॉलिटिकल साइंस के थे, इकोनॉमिक्स के थे, बहुत सारे बच्चे थे जिनको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की इस कमी के कारण गवर्नमेंट जी जॉब से सर, हाथ धोना पड़ा था। मैं सर यूनिवर्सिटी भी उसके लिए जाके आया था। मैंने अपनी तरफ से सर मैंने खूब प्रयास किए थे। इसीलिए शायद आज कोई भी ऐसी स्थिति में आते हैं तो मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम उस पे खूब स्टडी की ठीक है, थी। हम यहाँ इस मंच के माध्यम से कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियां रही हो, जैसा कि हम इस पूरे केस को ऑब्जर्व कर रहे थे कि किसी वेंडर के साथ यूनिवर्सिटी का कोई विवाद था जी सर, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। असाइनमेंट्स चेक नहीं हो पा रहे थे उसकी वजह। असाइनमेंट चेक नहीं हो पा रहे थे। असाइनमेंट के बिना वहाँ पे सर एनए लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो वही एक समस्या रहती। ठीक है, तो फिर आप दोबारा जो हो लग गए। हाँ सर, ठीक है, पहले उसके बाद एक दुर्घटना और हुई ईएमआरएस को लेकर के, जो वो एकलव्य मॉडल स्कूल में आपका चयन हुआ पीजीटी पोस्ट के ऊपर, लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो किस्सा क्या था? तो सर मैं अक्टूबर 2023 में ऑफलाइन वापस आ गया था। उससे पहले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रहा था। पहले 18 महीने ऑनलाइन स्टूडेंट था। यहाँ मैं वापस आया 9 दिसंबर 2023 को वो एग्ज़ाम था। मैं और मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं, प्रशांत सर, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो हम दोनों वो पेपर देने गए थे। 22 जनवरी 2024 को उसका रिज़ल्ट आया। 8 फरवरी को मुझे सारी तारीख तक याद पड़ी है कि 8 फरवरी को हम लोग भुवनेश्वर गए थे, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन था और वहाँ हमें ये कहा गया कि अगले 15 से 20 दिन में आपके पास जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएँगे। अच्छी जॉब थी, मैं पहले ही 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा के दौर में। उसके बाद मई 2024 में एक दिन एक मेल आता है कि मेरी साइमल्टेनियस डिग्री है, एमए और बीएड 2 डिग्री एक एक साथ है। साथ है, तो उसको वो अलाउ नहीं करेंगे। उस समय मैं दिल्ली भी जाके 2 डिग्री जिनकी एक साथ हैं वो चिंतित मत होना, यूजीसी के 2022 के सर्कुलर के बाद में अब उसको वैलिड कर दिया गया है। जिनकी 2022 से पहले 2 डिग्रीज हैं एक साथ, वो थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लेना कि क्या समस्याएं आपको आने वाली है। एम आई करेक्ट? जी सर, स्टेट में तो कोई समस्या नहीं है उस स्टेट समय। में कोई समस्या जी नहीं है, सर, 2 डिग्री वालों को स्टेट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सेंटर में है सेंटर में सर कुछ 2022 से पहले। 13 अप्रैल 2022 के बाद जो भी डिग्रीज़ है वो वैलिड है सर। 13 अप्रैल 2022 के बाद की जो 2 डिग्रीज एक साथ की गई है वो वैलिड है, उससे पहले की वैलिड जो वो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। उस समय तो सर ऐसे था कि मतलब मैं एकदम तैयार था कि चलो अब एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रही है और एट द एंड ये हुआ कि वो भी जॉइन नहीं कर पाया। तो लगातार तीसरी बार ऐसे हुआ, तो उस समय थोड़ा ऐसे लगा था कि शायद अपनी तो कोई कमी नहीं है, अपनी तरफ से तो ठीक सब है, कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नियमों की जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि कई बार सर्कमस्टांसेस हमारे साथ जो है वो नहीं होती हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली घटित नहीं होती हैं। तो मैंने कभी जो है वो ऐसा केस देखा नहीं है कि इतना ज़्यादा जो है वो करने के बाद, तो कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको हिम्मत मिलती थी कि भई हाँ, एक बार और खड़ा होना है, काम करना है? यहाँ तो लोग 6 महीने में काम करने के बाद अगर जो उनको परिणाम नहीं मिलते हैं, तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के जो चलते बनते हैं। 2-3 चीज़ें सर रही थी, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं कुछ एक तो मैं शायद खुद हमेशा ये मानता रहा था कि जीवन जो है वो शायद एक बार मिला है, तो उसमें जो कुछ भी आ रहे उतार-चढ़ाव,
ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी कह रहा हूँ, पहले भी मेरा ऐसे ही रहा था। तो मैं बहुत बिलीवर रहा हूँ एक तो सर, पॉज़िटिविटी मेरे अंदर ठीक रही थी कि शायद जो कर रहा है ईश्वर, वो और बेहतर के लिए कर रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद दूसरा सर मैं यहाँ जुड़ा हुआ रहा, मेरे लिए वो एक बहुत प्लस पॉइंट था। जब भी मैं गिरा तो मुझे ये था कि मुझे सँभालने वाले हैं, मेरे घरवाले भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, आप भी थे, इंस्टीट्यूट मतलब मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा था। तो फिर मुझे वापस लगता था कि कोई बात नहीं, जर्नी है, मंज़िल पे पहुँच के तो क्या पता बोरियत मिले। तो वो जर्नी थी सर, जर्नी को ज़्यादा एन्जॉय किया उस हिसाब से। अगर एक अभ्यर्थी, है ना, ये बात सोच ले कि ये एक जर्नी है, एक यात्रा है ना, पड़ाव आना है और ज़रूर आना है और एक दिन आना है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कभी निराशा उसके आसपास भी जो वो फटक पाएगी। चलिए अब इंटरव्यू को दूसरी दिशा में मोड़ते हैं। वीरेंद्र, इतना लंबा काम आपका जो रहा, तो आपसे सूटेबल कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकता है जो हमें सोर्सेज के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बताए। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर के सोर्सेज जो हैं उनको लेकर के अपनी बात 2 मिनट में रखें। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ें क्या नहीं, और आजकल तो पेपर पैटर्न जिस हिसाब से बदला है, बहुत ज़रूरी हो गया है ये। सर फर्स्ट पेपर में थोड़ा लिमिटेड अगर सोर्स रहे और हम फ़ोकस थोड़ा अच्छी चीज़ों का मतलब जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, हाँ, हाँ, जैसे हिस्ट्री, कल्चर जैसे रहा या फिर मैनेजमेंट का पोर्शन था उस टाइम, अभी थोड़ा चेंज हो गया ठीक पोर्शन, है, या करंट, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 40 क्वेश्चन हमेशा देते रहे हैं। तो मेरा इन पे हमेशा ही प्राइम फ़ोकस रहा था। नाथ पब्लिकेशन की गाइड जो है वो मैंने हिस्ट्री, कल्चर के लिए पढ़ी थी। करंट के लिए मैं हमेशा ही क्रोनोलॉजी पढ़ता था। मैनेजमेंट के लिए पहले एसएस यादव सर की बुक आती थी, फिर यहाँ आने के बाद प्रमोद जी सर और हमने प्रमोद मिलके, बिश्नोई सर, हाँ जी, वो बुक जो है उसको हमने लगातार किया। और उसके अलावा जो भी टॉपिक थे जैसे मैथ्स था, रीजनिंग था और साइंस था, वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से उनकी, जैसे-जैसे मुझे जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी मैंने क्लासेस ली, कुछ सेल्फ नोट्स बनाए और कुछ जो है वो मतलब एनसीईआरटी की मदद लेके उनसे पढ़ा था सर। ठीक है। और इंग्लिश में? सर इंग्लिश मैंने सब्जेक्ट के लिए आप बोले सेकंड सब्जेक्ट, पेपर, हाँ जी, सेकंड पेपर सर मतलब ये था स्टार्टिंग जब तैयारी की थी, अभी तो हमारे मॉड्यूल आ चुके हैं, चाहे सोर्सेज़ हो जा उस समय मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ ठीक है, किया था। ऑनलाइन सोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया लगभग था। हर पोएम को सर मैंने उस समय 7, 8, 9 साइटें जितनी भी साइट्स मैं पढ़ सक वेबसाइट्स जितनी थी जी सबसे सर, आपने, उनसे मैंने सोर्सेज़ जो है वो बहुत यूज़ किए थे। और जो टेक्स्ट थे वो सर मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट ही हमेशा पढ़ना प्रेफ़र किया था, जितनी ठीक है, बार पढ़ पाया हूँ। ओरिजिनल टेक्स्ट है। अ, अब आप जॉब लग चुके हो, जयपुर में पोस्टिंग, जी सर। ठीक है। क्या बदलाव अपने जीवन में देख पा रहे हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी देखना चाहेंगे कि जीवन में क्या बदलाव आते हैं? सर, एक तो जब इतनी लंबी यात्रा रहती है तो शायद वो, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पहले एहसास हो चुकी थी कि जॉब, और क्योंकि इससे पहले भी हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब मैं हमेशा से ही साहित्य पढ़ने का थोड़ा रहा हूँ शौकीन सर, हमेशा ही किताबें पढ़ने हैं। तो पहले अगर कोई किताब उठाता था तो सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता था कि शेड्यूल पूरा करने वाला है, पढ़ने वाला है, पेपर आने वाला है, या कोई भी ऐसी चीज़ है। अब एक तो ऐसे है कि सिर्फ़ स्कूल जाके आना है, ठीक है, बच्चों नहीं को मैं पढ़ाना। थोड़ा-सा, आप मेरी बात को समझे नहीं, मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर ऑब्वियस बहुत चेंज हो गए कि आज मैं ये सोचता हूँ कि आज जब मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मेबी लोगों को वो मोटिवेशनल लगेगी या लोग उससे इंस्पायर भी होंगे, उनको लगेगा कि कितना लंबा स्ट्रगल रहा। वो तब जब मैं सक्सेस हो गया। अगर सक्सेस इंसान नहीं होता है तो उसने चाहे पीछे कुछ भी किया है, कितना भी काम किया है, 4 साल मैंने क्या काम किया, उसकी वैल्यू पहले ज़ीरो थी। आज उसकी वैल्यू शायद 1000 गुना है। आज हर कोई मुझे उसी नज़र से देखता है कि इतना लंबा स्ट्रगल किया और कभी हार नहीं मानी। तो सर अब लोग उसी इज़्ज़त से देखते हैं, तो बदलाव तो सर बहुत आया है उस चीज़ में। ठीक है। तो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए थे वीरेंद्र चौधरी, जो जल्दी-जल्दी 2-3 बातें और करते हैं। परिवार, मित्रगण, ठीक है, जिनको आप अपनी सफलता की इस यात्रा में, है ना, थोड़ा आपको लगे कि भी उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया बिल्कुल है। सर, थोड़ा नहीं बहुत मतलब ये नहीं कह सकता, पढ़ाई वाला तो मेरा ठीक ही चल रहा था, लेकिन ये जब चीज़ें बीच में सर्कमस्टेंसेस आई थी, उस टाइम जो इमोशनल सपोर्ट जो रहता था, जो मेरे साथ के दोस्त पहले जो लग गए थे मेरे से पहले की भर्ती में, दूल सिंह जी थे, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नरेश जी, और उन लोगों ने हमेशा ही, फिर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो भी मेरे दोस्त थे, प्रशांत और राधे है, विकास है, लखवीर है, इन सब लोगों ने मतलब वो हमेशा ही साथ दिया
कि उन्होंने ये रखा कि इतना कुछ किया है तो पेपर तो अपना निकल ही जाएगा। ठीक है, और पापा और मम्मी में ज़्यादा? कंपैरिजन तो नहीं कर सकते सर। पापा लोग का एक रहता है शायद लड़कों से कि वो उतना खुल के नहीं ज़ाहिर कर पाते चीज़ों का। और इस बार जब मेरा पेपर हुआ था नहीं, सामान्य जब शिक्षा आप जॉइनिंग करने जा रहे थे, जिस दिन आप मिलने आए थे अपने पापा के साथ में, तो एक अलग-सी एनर्जी थी उस दिन उनके अंदर। जी सर, बहुत खुश हुए वो। मतलब मैं जब रिज़ल्ट आया था उस दिन तो मम्मी पास में थे, जब संस्कृत शिक्षा का रिज़ल्ट आया था। पापा को मैंने फ़ोन भी बताया था और उसके बाद मुझे आस-पास से फ़ोन आ रहे थे। उससे मुझे पता चल गया था, पापा ने सबको बताया, बहुत खुश हुए वो। क्योंकि देख रहे थे बहुत लंबे टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जॉब लगना ही लगना है, कि ठीक है, ये भी जब सामान्य शिक्षा का पेपर मेरा जीके जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, इंग्लिश अच्छा हुआ, तो भी उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, और पेपर और आएँगे, और निकाल देना, कोई बात नहीं। तो सपोर्ट सर बहुत रहा था। मम्मी तो पूजा-पाठ धार्मिक बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मतलब मंदिर और मेरे लिए व्रत रखना, ये करना, वो उनका थोड़ा ज़्यादा रहता था हमेशा ही। अभी जो अभ्यर्थी तैयारी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ख़ास मैसेज देना चाहें कि भई ये काम कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। 2-3 चीज़ें मैं इसमें बोलना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉज़िटिविटी। आपके अंदर जब आप काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि आप कर लेंगे, है ना? इतने लोगों ने किया है, आप भी कर लें। दूसरा सर फ़ेथ, मतलब मेरा हमेशा ही रहा था। वो किसी भी चीज़ में आप रख सकते हो, चाहे ईश्वर में, चाहे नेचर में, या जिनसे आप पढ़ रहे हो या जिन किताबों में। तो ये 2 चीज़ें मेरे अंदर हमेशा ही ज़्यादा रही थी। और एक आपको प्रोसेस में ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरफ आप जा रहे हो, वो बहुत अच्छा हो रहा है, वो बेहतर के लिए ही हो रहा है। तो ये रहा था सर। ठीक है, पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है ना? तो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए थे वीरेंद्र चौधरी। जी हेल्प से इनका बहुत गहरा नाता रहा, पुराना नाता रहा। एक वॉलंटियर के तौर पे भी इन्होंने यहाँ काम किया, और मैं इस मंच के माध्यम से जो है हमेशा ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में इनका संस्थान के प्रति जो डिवोशन था, जो समर्पण था, वो अपने आप में जो है वो काबिल-ए-तारीफ़ था, असीमित था। ईश्वर जो हैं इस संपर्क को, इस संबंध को जो है वो बनाए रखे लंबे समय तक, जो मैं यही दुआ करूँगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों से हम मिलेंगे, लेकिन वीरेंद्र की कहानी अलग है। इतनी ज़्यादा असफलताओं के बाद हर बार गिरना, फिर खड़ा होना, है ना? तो अगर आप में से कोई बच्चा है ऐसा, जो बार-बार गिरा है ना? आपको याद रखना है, आपको सिर्फ़ खड़ा होना है, फिर काम शुरू करना है, फिर अपना प्रयास जो है उसको आगे बढ़ाना है। मंज़िल मिलेगी ज़रूर, है ना? आज का इंटरव्यू इसी बात को बताता है। धन्यवाद, शुक्रिया।